सो यार अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ को वापस बुला लिया है। ऑलरेडी इनके ऊपर इतना सारा भार चल रहा था बिकॉज ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट कि साथ में पीछे से क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आ गई। वो क्या थी, क्यों इतना मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, एफपीओ ले जाने का क्या कारण हो सकता है, इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है बाजार में। साथ में अगर कल के बाजार में देखें तो बजट तो ठीक ठाक लोगों को लग रहा था, लेकिन ऊपर से जो भयंकर वाली फॉल आई उसके बाद क्या करना चाहिए। क्या सही में इस बजट में केवल और केवल लॉलीपॉप दिया गया? क्या हमको ऐसे वहम में रखा गया कि काफी सारी चीजें हो रही है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है? प्लस कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये पूरा अडानी का किस्सा ही समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली हुआ क्या है, शुरुआत कैसी हुई है, उसको भी मैं एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं समझाऊंगा बिकॉज आज है एक्सपायरी डे और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट आवर से पहले। 3-4 दिन पहले जब मार्केट आवर्स के पहले हमने रिकॉर्ड किया था तब हमने उस दिन कहा था कि नीचे जाएगा मार्केट और वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक होगा, और वहां से यही चीज हुई उस दिन। आज देखते हैं एग्जैक्टली एक्सपायरी ट्रेड पे हमारे व्यूज क्या है, लेकिन उससे पहले फेड की भी मीटिंग हो गई, एफओएमसी की भी मीटिंग हो गई, ये सारी चीजों का क्या इंप्लीकेशन होगा ये चीज आप समझिए। आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, लास्ट 3-4 वीडियो से जब हमने कहा कि आप अडानी ग्रुप को अवॉइड करो, इग्नोर करो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो कुछ लोगों ने हमको एंटी नेशनलिस्ट का दर्जा दे दिया है। देखो मैं देश के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ना कह रहा हूं कि हमारा देश ग्रो नहीं करेगा, मैं तो अभी भी कहता हूं आने वाले 10-15 साल रुको, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम सबसे आगे चले जाएंगे। और जैसे ही मैं कुछ पॉजिटिव एंगल्स की बात करता हूं, नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप बट अबाउट देयर कनेक्शन, तो मैं जेलस बन जाता हूं कि भैया तुमने तो अडानी के स्टॉक्स लिए हुए होंगे, फंस गए हो। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक, मैं दोनों नहीं हूं, मैं रियलिस्टिक हूं। मुझे दोनों तरफ से जो चीज सही लगती है मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। क्या बुरा है अगर मैं कहता हूं कि उनके कनेक्शन स्ट्रांग है तो है। क्या बुरा है अगर मैं कहता हूं कि भाई देखिए एशिया का 3rd रिचेस्ट इंसान बनना एक समय पे इतना आसान नहीं होता है। द वेरी फैक्ट दैट ही हैज रीच्ड दैट लेवल, कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सही गलत जो भी है। लेकिन इस वीडियो को हम रखेंगे रियलिस्टिक। रेड फ्लैग्स अभी कौन से हैं, 4 से 5, रिपरकर्शंस क्या हो सकते हैं और ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बताता हूं। रेड फ्लैग नंबर 1, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया। हम अक्सर सोच रहे थे कि यार एक छोटी सी कंपनी विच इज रन बाय 5 एम्प्लॉयज, 4-5 एम्प्लॉयज भी नहीं है, वो इतना ज्यादा सेंटिमेंट इंडियन मार्केट में कैसे घुमा सकती है। प्रोपेगेंडा हो सकता है वेस्टर्न इकोनॉमी का, बिल्कुल हो सकता है, किसने मना किया हुआ है, हो सकता है। देखो अगर हमको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाना है तो उन्हें हिला दो जिस पे पूरी अर्थव्यवस्था फोकस कर रही है या डिपेंड कर रही है। लास्ट 3-4 महीने से अक्रॉस द सोशल मीडिया, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द न्यूज चैनल्स हम सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे थे, किस प्रकार से एक सेल्फ मेड मिलियनर बना बिलियनर, और सिर्फ बिलियनर ही नहीं बना, दुनिया का, विश्व का 3rd रिचेस्ट बंदा बना, वो भी इंडिया से। तो ऑब्वियसली हाईलाइट तो होना था। दूसरी चीज है किस प्रकार से उनके संबंधों को, कनेक्शंस को उजागर किया गया है मीडिया द्वारा, वो आप लोग भी जानते हैं। तो मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, तो उससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज दिस थिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं तो कहता हूं कुछ गलत नहीं है, जो है हर दुनिया के बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं संबंध बना के रखने पड़ते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर रेड फ्लैग ये आ रहा है, छोटी सी कंपनी, एक रिपोर्ट हमारे इंडियंस के सेंटिमेंट्स को नहीं हिला पा रही है। हमारे इंडियंस आज भी कह रहे हैं कि अरे भैया देश को सपोर्ट करो, ये सारी चीज सही है, लेकिन ये जरूर हिला रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स को। कहीं ना कहीं एफआईआईस के रडार पे, इंस्टीट्यूशनल रडार पे ये ग्रुप आ चुका है और शायद उनका फेथ अभी भी रिस्टोर नहीं हो रहा, और इसलिए हमको कल के दिन पे इवन फ्लैगशिप कंपनी जिसको लास्ट 3 दिन से संभाल के रखा गया था, वहां पर मैसिव सेलिंग देखने मिली। सेलिंग ही नहीं, मैसिव सेलिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेक, और बजट के बाद तो और पैनिक वाली सेलिंग दिखने लग गई। तो कल के दिन जब मैं अपने हल्के पुल्के इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस में बना रहा था, तो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी बोला 17,900 के नीचे अगर खिसक गया और अगर 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी खिसक गया तो भैया शॉर्ट्स के लिए तैयार हो, संभल जाओ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम ग्रुप का। वो ऐसा क्यों? बिकॉज सेंटिमेंट्स को बजट तो कहीं ना कहीं शायद संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लोगों की नजरें पड़ी इस ग्रुप पे तो देयर वाज समथिंग रेड। दैट इज नंबर 1। दूसरा, एफपीओ को कॉल बैक किया गया। क्यों किया गया? ऑब्वियस सी बात है, टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस। बिकॉज
एफपीओ पे बड़े लोगों का, एचएनआईस का पैसा लग रहा है, जब उससे एक आधे दाम में या सस्ते दाम में आपको ओपन मार्केट में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता। तो अडानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि इसको ये कर दो। यहां पर रेड क्या है? पहला रेड है रातों रात मीटिंग हो रही है, विच क्लियरली शोज दैट सिचुएशंस आर नॉट काम। किसी तरह से इतने काम नहीं है। ऑब्वियसली एवरी एंटरप्रेन्योर वांट्स टू फाइट बैक विद दीज सिचुएशंस, व्हिच इज करेक्ट। अगर आप और हम भी इतनी बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट चलाते, एम्पायर चलाते और कोई हम पे धनाधन तीर मार रहा है, तो हम भी रातों रात जग के प्रोटेक्शन प्लान बनाएंगे। वही ये चीज हो गई है। लेकिन आगे होगा क्या? अगर प्लान इस तरह से है, जो रूमर्स चल रहे हैं कि एफपीओ से पैसा इसलिए निकलवाया गया ताकि यही बड़े इन्वेस्टर्स आके ओपन मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाए, जिससे कि ग्रुप ऑफ शेयर्स के फ्लैगशिप कंपनीज ऊपर जाए और सेंटिमेंट रिस्टोर रहे, तो उस पर भी एक डाउट है। अनलेस एक हिडन एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, देयर इज नो गारंटी कि ये चीज यहां पर मटेरियलाइज हो। अगर ऊपर से कुछ प्रेशर आए होंगे सारे इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और एक चीज है, फुल्ली सब्सक्राइब वाज अ पॉजिटिव न्यूज, इसको हम गलत कह ही नहीं सकते। बट जो रूट प्लान सोचा गया था वो ये होगा कि एफपीओ अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा तो सेंटिमेंट रिस्टोर होगा। सेंटिमेंट रिस्टोर होगा तो कहीं ना कहीं हम चीजों को हम टाइम बाय कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज जो आ रही है, फैक्ट्स के आधार पे आपको समझना है कि एक महीने के अंदर $320 मिलियन का एक डेट रिपेमेंट है इस ग्रुप का। तो इन लोगों को यह चीज लगी कि अगर हमारा एफपीओ मटेरियलाइज होता है तो कहीं लोगों को यह ना लगे कि भाई साहब ये इधर से पैसा उठा के ये अपने डेट को पूरा कर रहे हैं, ऑलरेडी सेंटिमेंट बिगड़ा और बिगड़ जाए। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भैया वो 20-30 हजार करोड़ जो भी है ले लो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट ये है कि इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आई कि क्रेडिट स्विस एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कोई कोलैटरल और सीधे कह रही है कि भैया हमारी ऑलरेडी नैया डूबी पड़ी है। जिनको नहीं पता, क्रेडिट स्विस की ऑलरेडी नैया डूबी पड़ी है, तो भाई हम और यहां से कोलैटरल अडानी ग्रुप के नहीं लेंगे। क्रेडिट स्विस की हालत जैसे भी हो, ग्लोबली इसका थोड़ा तवज्जो रहता है, वो चीज इंपैक्ट कर रही है। एक और चीज जो है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड से एफपीओ का लेना देना नहीं होता इतना। सेंटिमेंट के लिहाज से सही रहता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटेल सेगमेंट से कितने लोगों ने इस पे एक्वायर किया। 12%, ओनली 12% लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया रिटेल सेगमेंट से, विच क्लियरली शोज कि जो सारे कोशिश किए गए हैं रिटेल के फेथ को रिस्टोर करने के लिए, वो मिसिंग है। 1/3 ऑफ द वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो कि ये है। अभिषेक तू नेगेटिव कह रहा है, नेगेटिव नहीं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, डोंट वरी। पॉजिटिव बताऊंगा, नेगेटिव बताऊंगा, क्या करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो ये हो गया आपका एफपीओ वाला। तीसरा नेगेटिव मैंने कल के वीडियो में बताया कि द स्ट्रेंज पार्ट इज की फ्लैगशिप कंपनीज, एंटरप्राइज और पोर्ट्स, ये लेजिट बिजनेस अच्छा जनरेट करती हैं, कैश फ्लो जनरेट करती है, लेकिन वो भी अगर 25-30% डाउन हो रही हैं, साथ में अंबुजा सीमेंट डाउन हो रहा है, एसीसी डाउन हो रहा है, अडानी एंटरप्राइज डाउन हो रहा है, अडानी पोर्ट्स डाउन हो रहा है, एफएनओ में तो सर्किट बफर चलते जाते। याद रखो, इन्फीबीम एक बार में 72% एक दिन में नीचे गिर गया था एक व्हाट्सएप मैसेज के कारण। यहां पर तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाल दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी ऐसा होगा, लेकिन मार्केट में एक थ्योरी होती है, इसको कहते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी का एक एस्पेक्ट कहता है कि मार्केट पहले से चीजों को पनप लेता है बिफोर कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस। तो क्या ये एफपीओ का पुल बैक पहले से मार्केट को पता था, जिसके कारण बैंक्स में वापस फियर मचा, बैंक्स गिरने लगे और इवेंचुअली इंडेक्स भी गिरने लग गया। लास्ट में थोड़ा सा कवर अप आया, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल होगा वो हमको आज देखना पड़ेगा। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट रेड पॉइंट। लास्ट रेड पॉइंट ये है कि कोई मेजर सरप्राइज यूएस मार्केट से नहीं आया जो एक ओवरऑल सेंटिमेंट को सही कर सके। सिंपल सा है, यूएस एफओएमसी मीटिंग से निकला कि दिसंबर में 0.5% का हाइक था, इस बार 0.25% का हाइक कर दिया गया है। लेकिन वहां पर भी मैं एक स्पेसिफिक चीज देख रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर, सारे सेक्टर ऊपर का, एनर्जी सेक्टर डाउन है। और हम सबको पता है कि हमारे देश में अभी प्रॉब्लम जिस भी एम्पायर पे चल रहा है उसके सबसे ज्यादा एसेट्स कहां पर है। बाहर के नरेशन में एक और चीज कही गई कि कंज्यूमर स्पेंडिंग वीक है। अभिषेक तू नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव नहीं बता रहा हूं, रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं। अब लेवल्स की बात करते हैं। मेरे लिए जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है, बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर नहीं जाता है। दो क्लोज लेवल है, 17,600-500 के आसपास हमारा निफ्टी है,
और बैंक निफ्टी 41,600 41,500 के ऊपर है, आसपास है, 4500 4600 के आसपास है। जब तक ये इन लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मैं अपने एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। कुछ लोग अब कमेंट में उसकेंगे अरे तू तो मंदेड़िया है, तू तो ऊपर से बेचता है। तो भैया ट्रेडर और करेगा क्या? ट्रेडर तो अपॉर्चुनिस्टिक होता है ना। ट्रेडर को मौका मिला, उसने ट्रेड किया, पैसा कमाया, वेल्थ तो किसी का डिस्ट्रक्ट नहीं किया ना। हमारे कारण थोड़ी मार्केट पूरा गिरता है, ये गिरता है बिकॉज ऑफ एट द एंड फंडामेंटल्स के कारण ही मार्केट में फाइनल मूव होता है। तो स्टॉप ब्लेमिंग अस कि भैया तुमने बेचा इसलिए गिर गया। हमारे बेचने से नहीं गिरता है, हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि ऐसे में हमको करना क्या चाहिए। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि ये एग्जैक्ट पूरा सिनेरियो क्या हुआ है। तो मैं डॉट्स कनेक्ट कर देता हूं। कमेंट्स में आप नाम बता देना, मैं हाइपोथेटिकल नाम लूंगा, मैं किन किन की बात करूं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं यहां पे। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति है गौरव, चलो गौरव को मारो गोली, वरना फिर कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मैं खुद को ही ले लेता हूं, अपना ले लेता हूं हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मैं एक बंदा हूं, 20 साल पुरानी बात है, पुणे में मैं रहता हूं, कोरेगांव पार्क में, केपी में। तो वहां पर मैं एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूं। लेकिन पुणे का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है जिसके इशारों पे सब कुछ चलता है। मैं उनको टाइम टाइम पे दिवाली पे गिफ्ट दे रहा हूँ, न्यू ईयर पे गिफ्ट दे रहा हूँ, उनके बच्चे को एरोप्लेन गिफ्ट कर दे रहा हूँ। जब उनको गणपति के लिए चंदा चाहिए रहता है तो चंदा दे देता हूँ, पूजा में चढ़ावा कर देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ। तो वो पॉलिटिशियन मुझसे खुश रहते हैं। तो वो मुझे हेल्प करते हैं कि भाई तेरे को जब भी एबीआई बैंक से लोन चाहिए या किसी भी बैंक से लोन चाहिए, मैं तेरे को कॉल करके निकलवा दूंगा। तो मैं बोलता हूँ बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक करके, मेरे पास ज्यादा कोलैटरल नहीं रहता, नौकरी वाला हूं यार भाई, 10,000 रुपए की मेरी नौकरी है, लेकिन मेरे को लोन मिलने लग जाते हैं जो किसी को नहीं मिलते, 50 लाख 60 लाख 70 लाख। अब मैं एक नया चीज करता हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे करना है बिजनेस, और मैं बिजनेस करता हूं और मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल भी रहे, मतलब 1 रुपए लगा रहा हूं 2 रुपए बनाते हैं, लेकिन मेरे को 1 का 10 बनाना है। तो अब मैं ना लोन बनाता हूं और अपना परसेप्शन क्रिएट करता हूं। तो मैंने खरीद ली पहले, 20 साल पहले की बात है, मर्सिडीज बेंज, बहुत बड़ी बात होती है। और पड़ोस में शर्मा जी रहते थे, और शर्मा जी की बेटी बड़ी सुंदर सुंदर तो थी, एनीवेज। तो शर्मा जी की बेटी, अब मैं, वो इंप्रेस हो रही है, तो मैं बंगला खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लोगों को नहीं पता कि वो जो पुणे के नेता हैं, उनके कॉल से काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ईजी हो जा रही है। हल्का फुल्का मेरा बिजनेस 1 का 2 बना रहा है, लेकिन मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें 1 के 10 के हिसाब से मिल रही है। बट साइड में, शर्मा जी के साइड में एक और लड़का है जिसको शर्मा जी की बेटी बड़ी पसंद है, उसका नाम है मुदित। मुदित को अंदर अंदर शायद ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुदित ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज ये जो पुणे पॉलिटिशियन है उनसे इनके भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं मुदित बोलता है कि चलो छोड़ो, अपन अपने कोर बिजनेस पे फोकस करते हैं। फिर एक दिन सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से एक पत्रिका में निकल आता है कि मैं पुणे का रिचेस्ट बंदा बन गया हूं। अब लोगों की नजर मुझ पे पड़ने लग गई, मुदित की भी पड़ रही है। बट एक दिन अचानक से एडनबर्ग लंदन, जो लंदन में एक वो है, वो एक पेपर छापते हैं, और उस पेपर में वो अनाउंस कर देते हैं कि ये जो बंदा है, मतलब मैं, इसने बहुत ज्यादा फर्जीपने किए हुए, इसने ऐसे तैसे कर दिए पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। और ये वो समय है जब मैं खुद एक जेट खरीदने की सोच रहा था, अगेन मेरे पॉलिटिशियन दोस्त के सहारे मैं एक बहुत बड़ा जेट खरीदने वाला था, ताकि नाम हर जगह रोशन हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा जेट खरीदने वाला था। अब अचानक से मेरे पास अब ऑप्शन है, मैं जेट के लिए लोगों से पैसा उठाने वाला था, मेरे खास दोस्तों से उठाने वाला था। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं, जो अब लोग मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हैं, उन लोगों से फाइट करने के लिए अपना पैसा लगाऊं, या तो ये जेट खरीदूं। और मैं फाइनली डिसाइड करता हूं कि जेट जाए भाड़ में, मुझे 300 दिन में एक प्रॉपर्टी खरीद के देनी थी उस पॉलिटिशियन को। तो मैं इन सारी चीजों पे फोकस करता हूं, अपने आप पे फोकस करता हूं और पीआर पे फोकस करता हूं। अगेन नोट दे रहा हूं, काफी लोग इस पे ऑफेंड होंगे, लेकिन ये कहानी में एक सच्चाई है। जो समझदार है वो समझता है, और जो पूरी तरीके से ब्लाइंडेड है वो क्या बोल सकते हैं। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इस चीज के फेवर में हूं, क्योंकि मुझे पता है देश विदेश में ये चीजें चलती रहती है। तो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, रिपरकशंस क्या है। रिपरकशंस जो एक कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो है एमटीएफ फैसिलिटी। आप भूल गए हो कि लास्ट 1.5 साल में इंट्राडे के लेवरेज तो निकाल दिए, एफएनओ के लेवरेज कम कर दिए हैं, लेकिन लोगों ने एमटीएफ फैसिलिटी बहुत भर भर के लिए। क्या एमटीएफ फैसिलिटी बुरी है? नहीं, बुरी नहीं है,
लेकिन जिस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं ना, उसमें काफी सारे लोग एमटीएफ फैसिलिटी लेके घुसे हैं। अगर मार्जिन कॉल्स आते हैं, मतलब अगर आपके पास उतना एडिक्वेट कैपिटल नहीं होता है, तो डिलीवरी में सेलिंग होती है। डिलीवरी सेलिंग मतलब लोग अपनी इक्विटी बेचते हैं, जिसके कारण पैनिक और मचता है। दूसरा, और कोई जो नोट नहीं कर रहा, एमएससीआई जो इंडेक्स होता है, उससे कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन लगता है हमारा देश कैसा कर रहा है। एमएससीआई की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर वेटेज देने के लिए अभी तक आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा मैनेज किया गया। अगर आप देखोगे कल के मैं मार्केट, परसों के मार्केट को, आईसीआईसीआई को रिस्टोर करके रखा है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्राइवेट बैंक्स भी अगर गिरे तो एमएससीआई इंडेक्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, विच इज अगेन गिविंग अ रॉन्ग साइन टू द एफआईआईज। तीसरा, एक्सपायरी कब तक सेफ है? जब तक हम 17,500 के ऊपर है। 17,500 के नीचे अगर हम टिकने लग गए तो पैनिक बढ़ सकता है, पहले से ही सावधान रहो। अब मैं क्या कर रहा हूं ऐसे में, ये सबसे उम्मीद वाली चीज है। पहली चीज, मैं लास्ट 3 दिन से नहीं, परसों से, कल से और आज भी मैं ETF बाइंग कर रहा हूं। और मैं ओपनली ये चीज कर रहा हूं, डिस्क्लेमर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को मिल लो, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं। मुझे मौका मिल रहा है, मुझे मेरे देश पे विश्वास है। मैं किसी कॉन्ग्लोमेरेट की बात नहीं करूंगा, किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात नहीं करूंगा, मुझे अपने देश पे भरोसा है। तो जितने लोग ये देश का गुणगान गाते हैं, मुझे है भरोसा, और इसलिए मैं ETFs ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आने वाले कुछ सालों में मेरा ये पैसा ETF बिना कुछ किए, कुछ नहीं तो 70-80% तो देगा मुझे। तो मैं ETFs ले रहा हूं। दूसरी चीज है, मैं ये चीज सोच रहा हूं कि अगर ऐसा तो नहीं है कि FPO से जो पैसा निकाला गया वो इसलिए भी निकाला गया है बिकॉज 31% HNI का पैसा सही में एज पर रिपोर्ट इन्हीं के थ्रू रूट होके आ रहा था। कमेंट्स में बताना अगर आपको ऐसा लगता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि रेगुलेटर, इतने बड़े रेगुलेटर, ये प्रॉपर चेक्स क्यों नहीं कर रही यहाँ पे। अगर ये प्रॉपर चेक करे और एक वैलिडेशन दे दे कि नहीं भैया, जो बाहर वाले फिरंगी लोग बोल रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे सब कुछ क्लीन है, तो माजरा ही पलट जाएगा, सारा यू टर्न हो जाएगा। मतलब इट्स मोर लाइक कि मान लो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मुझे सब लोग बोल रहे तुम चीटिंग करो, बट स्कूल का प्रिंसिपल आके अगर ये कह दे ओपन असेंबली में कि अभिषेक चीटिंग नहीं कर रहा है, ये तो अच्छे से पढ़ता, अच्छा बच्चा है, सबका सेंटिमेंट बदल जाएगा। ये चीज रेगुलेटर क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है उनके इन्वेस्टिगेशन को टाइम लग रहा है, ना रेगुलेटर कर रहे हैं, ना सेंट्रल बैंक कर रहा है, ना कोई इस पे जस्टिफिकेशन दे रहा है, और हर कोई इसको इग्नोर क्यों कर रहा है। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग ऑल्सो, दैट बिरला जी ने वोडाफोन आइडिया का, अगर आपको सीन याद होगा, बहुत जगह पे मुहार लगाई थी। लास्ट टाइम पे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात करी, सबसे बात करी, सबने हाथ टेक दिए कि भैया अब तुम अपना देखो, हम लोग अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहे, फिस्कल डेफिसिट है, काफी सारी चीजें। एंड दैट इज व्हेन ही स्टेप डाउन एज अ प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। आई होप अभी तक साथ निभाना साथिया चल रहा है, क्योंकि अगर साथ निभाना साथिया नहीं चला तो थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस ग्रुप को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करो, ना बाय करो ना सेल करो। करोगे हो सकता है आपका बहुत मोटा पैसा बन जाए, लेकिन देयर आर 5000 अदर स्टॉक्स, उस पर फोकस करो। दूसरा, इंडेक्स पे 17,500 आपके लिए बेसिक सपोर्ट है, अगर टूटता है तो संभल के थोड़ा सा रहना है। क्या सब बेच दे? शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो आप सोच सकते हो, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हो तो मत बेचो। मैं तो खरीद रहा हूं ETFs, सिंपल सा। जब कुछ समझ में नहीं आता मैं ETF खरीदता हूं। तीसरी चीज है कि क्या हमें मैसिव शॉर्ट्स बनाने चाहिए? 17,500 अगर टूटता है और किसी तरह से 17,000 भी टूट जाता है तो साइकिल बदलेगी, तो वहां पर आप थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हो। और फोर्थ एंड फाइनल थिंग, क्या हमें इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा लेवरेज लेके ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। वोलैटिलिटी देखो यार, डायरेक्शन है कहां? 1000 पॉइंट, 1300 पॉइंट ऊपर जाता है, 2000 पॉइंट नीचे आता है। एक दिन में 3.5% ऊपर जा रहा है इंडेक्स, उसी दिन 2% नीचे जा रहा है, उसके पहले दिन नीचे खुलता है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। डायरेक्शन है ही नहीं, तो नॉन डायरेक्शनल वाले करेंगे क्या? आई नो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इस तरह के डीप एनालिटिकल वीडियो अगर आपको पसंद आते हो लाइक कीजिएगा। गला थोड़ा खराब है, क्षमा कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।